Welcome to this Monday's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address a company's specific queries. You can call us on our direct numbers 2331 4444. 2342-1050 and 2331-0464. Our direct numbers once again are 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. And please dial 011 as the STD code before these numbers. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज कारोबारी सप्ताह का पहला दिन यानी सोमवार है और सोमवार के दिन हम आपको भी अपने कार्यक्रम में किया करते हैं सम्मिलित और आमंत्रित करते हैं हमसे सवाल पूछने के लिए। आप हमसे आज पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल। बस ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में आपको जानकारी नहीं उपलब्ध करा सकते हैं। हमसे संपर्क स्थापित करने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 या फिर 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोताओं को या मोबाइल से आप कर रहे हो तो 011 भी आपको डायल करना चाहिए। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ अमन अग्रवाल। अमन जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Tariff jitters, Royal global markets, major Asian indices hit multi-year lows. European indices trade with deep cuts. Benchmark domestic indices plunge around 3% but manages to hold an edge among global peers. Sensex tumbles over 2,200 points. Nifty closes at 22,162. And RBI's Monetary Policy Committee meeting begins in Mumbai today. Decision to be announced on Wednesday. जवाबी शुल्क बढ़ने की आशंकाओं से दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट। एशियाई शेयर बाजार कई वर्षों के न्यूनतम स्तर पर आकर बंद हुए। यूरोप के प्रमुख बाजारों में भी देखी जा रही है भारी गिरावट। घरेलू शेयर बाजार में भी हुई चौतरफा बिकवाली। प्रमुख सूचकांक लगभग 3% फिसले, लेकिन दुनिया के अन्य समकक्ष बाजारों के तुलना में बेहतर रहा प्रदर्शन। सेंसेक्स 2200 अंक से अधिक लुढ़का। निफ्टी घटकर 22,162 दर्ज हुआ और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक मुंबई में हुई आज शुरू। बुधवार को होगी फैसले की घोषणा। दुनिया में कारोबार युद्ध की बढ़ती आशंकाओं के बीच आज घरेलू शेयर बाजार में चौतरफा बिकवाली हुई। प्रमुख सूचकांक लगभग 3% घाटे के साथ बंद हुए। पिछले वर्ष 4 जून के बाद एक दिवसीय कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सबसे बड़ी गिरावट के शिकार हुए। अमेरिका द्वारा जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा के बाद से दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि अन्य समकक्ष बाजारों की तुलना में भारतीय शेयर बाजारों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 2,227 अंक घटकर 73,138 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 743 अंक लुढ़ककर 22,162 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की बिकवाली भी तेज रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 3.4% से अधिक की कमी आई। स्मॉल कैप इंडेक्स 4.1% से अधिक नुकसान के साथ बंद हुआ। Our first caller of the evening is Rajan from Delhi. Rajan, a warm welcome to you on Market Mantra. Please ask your question to our expert Aman Agarwal. हेलो, नमस्कार जी। ये देखिए, सीनियर सिटीजन स्कीम जिसमें 8.2% ब्याज मिलता है, वो 5 साल पूरा होने के बाद उसे 3 साल बढ़ा लिया गया था। अब वो 3 साल भी पूरे होने वाले हैं, तो ये मैच्योरिटी पे अमाउंट लेना होगा या इसको आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए जी, आप आगे बढ़ा सकते हैं और मैच्योरिटी पे अमाउंट लेके उसको दोबारा रिन्यू कर सकते हैं। जो भी जिस समय उस समय जो रेट चल रहे हो बेस्ट पीरियड के लिए, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो ज़्यादातर जो बैंक्स हैं, जो स्पेशली सरकारी बैंक्स, उसको ऑटो रिन्यू कर देते हैं उसी पीरियड के लिए। Next caller is Lakshman from Delhi. Lakshman, a warm welcome to you. Please ask your question to our expert.
लक्ष्मण जी से संपर्क टूट गया है. अमन, let's talk about the big action today from the Asian markets, including what's happening with the Sensex and Nifty. But first, the Asian markets, because we have indices which have tumbled by as much as 15%. Hong Kong's Hang Seng Index, what about the circuit breaker here? 15.2%. Nikkei 8.5%. How are the regulators protecting the market from valuation loss right now? No, I think the regulator's job is not to protect the market from any kind of a loss. Their role is to protect the investors which may get cheated out of some kind of a wrongdoing by companies or anyone else who is a market manipulator. So there is nothing wrong in what is happening. These exchanges which you have mentioned are international exchanges where companies from globally, specifically United States, are listed. US has already witnessed a downturn immediately once the Honorable President Donald Trump announced the tariff structure. Dow Jones lost about 3.5%. Some of the other exchanges lost anywhere between 3 to 10% within the United States itself. And since these are international exchanges, these companies themselves, the same stocks are listed in these exchanges as well. And hence the repercussive effect would have been there. Some of the large companies have come out and also mentioned the kind of losses they're expected to incur because of the increase in tariffs, which will actually mean a kind of a tax burden on the common man who is going to be consuming some of these goods and services which are being given by these companies, being bought from overseas markets across the globe. So 54% tariff tax on China. How do you justify something like that? Tax on India, tax on Japan, 24-26%. There is no need to justify. There's a baseline tax of 10%. Even against countries which have there is no reciprocity at all. There is no retaliation whatsoever. Israel, for instance, has a 0% tax and they have a baseline tax imposed at 10%. So how do you justify this policy? You see, equitable tax which he is talking about is nothing wrong. He is the President of the United States of America and he is one of the presidents which has come forth and not seeing himself as the President of the world. This is the biggest problem. हमेशा ये लगता रहा है कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो विश्व का प्रेसिडेंट है, वो पॉलिसीज ऐसी निकालता था कि विश्व के हिसाब से. ही इज द फर्स्ट टाइम ही इज टॉकिंग ऑफ अमेरिका एंड फॉर अमेरिकन्स. So whatever he feels right is right for Americans. If he feels that he is paying more taxes and they are not getting taxes, it's a equitable structure. In fact, he is only given 50% of whatever the taxes are being paid by Americans to other companies. So I don't see as a policy prescription anything wrong. But this policy prescription for Trump will make a major impact within the US because the citizens of their country will be bearing, they're already burnt with the inflation, which is biting them head to nose. They're going to be burnt even further, which is there. And any country which goes into monetary policy easing at this stage, whether it is India or any other country across the globe, will also take the heat which they're generating for themselves. हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं. हम आमंत्रित करना चाहेंगे कर्नाटक से कुमार नायक को. नायक जी, स्वागत, आपका सवाल पूछिए. नमस्कार सर, मैं कर्नाटक के मैसूर से बोल रहा हूँ. सभी टीम को मैं नमस्कार कहता हूँ. नमस्ते. नमस्कार. तो सर, मेरा क्वेश्चन ये है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें क्योंकि क्रंच मोमेंट है. सुबह से हमने न्यूज में देख कर रहे हैं और सेंसेक्स और ग्लोबल मार्केट में जो भी गिरावट आई है, तो इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड? ये सही समय होता है क्या? थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए. टेक्निकली स्पीकिंग, जब भी गिरावट होती है उसके बाद इन्वेस्ट करने में नेचुरली फायदा होता है बिकॉज आगे जाके बढ़ोत मिलेगी. बट ये देखना जरूरी है कि गिरावट का कारण क्या है, पहली बात. दूसरी बात, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज नहीं है हिंदुस्तान में, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे NSE हो, चाहे कोई और एक्सचेंज हो. तो इसलिए डायरेक्ट लिंकेज किसी भी एक्सचेंज के साथ या किसी भी मार्केट के साथ नहीं है. जब आप जिस एक्सचेंज में कर रहे हैं उन कंपनीज के फंडामेंटल्स को देखिए. हिंदुस्तान की कंपनीज बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन रेट विद इन द टारगेट है, इनफैक्ट मच बिलो द टारगेट है जो होना चाहिए, और कंपनीज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है बट एवरेज देखा जाए तो अच्छी रही है ओवरऑल. तो मेरे विचार में कोई फंडामेंटल फ्लॉ नहीं है. जरूर कुछ न्यूज़ आई हैं जिनकी वजह से मार्केट आज डिस्टर्ब हुई है, वो डोमेस्टिक न्यूज़ है और वो न्यूज़ का इम्पैक्ट एब्जॉर्प्शन होगा इस मार्केट में. कोल्हापुर से हमारे साथ हैं रत्नाकर. रत्नाकर जी, स्वागत, आपका सवाल पूछें. हेलो, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. मेरा 2 सवाल है. पहला सवाल है कि ये खाली अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया, उसकी वजह से मार्केट गिर गई, ये सही है क्या?
और ऐसे हालत में अभी कौन से सेक्टर रहेंगे वो परचेस करने के लिए? यानी ये रिटेल इन्वेस्टर को तो लगता है ये लॉटरी है क्या गैम्बलिंग है, इसलिए रिटेल इन्वेस्टर का विश्वास तो थोड़ा कमकुवत हो गया है। तो आपका इसके बारे में ओपिनियन क्या? थैंक यू। देखिए जी, पहली बात, लॉटरी और गैम्बलिंग एक ही चीज़ होती है। दूसरी बात, शेयर मार्केट में अगर आप बिना सोचे समझे, बिना एनालिसिस किए, बिना अंडरस्टैंड किए मार्केट में उतर रहे हैं तो ऐसे है जैसे समुद्र के अंदर हम स्विमिंग पूल समझ के कूद रहे हैं, तो आप गैम्बलिंग ही कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। तो वो गैम्बलिंग ना करें, सोचें समझें, स्टॉक को समझें, किस कंपनी का है, कौन उसके निर्देशक है, कितना प्रॉफिट देता आया है, कैसा चला है और क्या चलन रहा है। जहाँ तक आपने ट्रंप की बात करी, सब लोग इस समय ट्रंप की बात कर रहे हैं जैसे ट्रंप ने जो है सारी दुनिया को अपने विश्व में कर रखा है और उसके ऊपर कोई टानाटुमन कर रहा है वो, पर ऐसा कुछ नहीं है। टैरिफ्स जो इम्पैक्ट करेंगे वो उनकी डोमेस्टिक मार्केट को सबसे ज़्यादा करेंगे, और जो कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही हैं, हिंदुस्तान जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर उन्होंने लगाया है ज़्यादातर उनकी इनइलास्टिक डिमांड है। जैसे जेम्स एंड ज्वेल्स है, उसमें ऑलमोस्ट अबाउट 98% मार्केट, 98% विश्व की मार्केट जेम्स एंड ज्वेल्स की हिंदुस्तान से आती है। जो जेम्स एंड ज्वेल्स खरीद रहा है उसमें वो 1 लाख का है या 1 करोड़ का है, उसे कुछ 10-15 हज़ार या 1 करोड़ का 1.5 करोड़ हो जाएगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है जो खरीदने वाला है। सिमिलर तरीके से मसाले हैं, इस तरीके से और आइटम है, मसाले ज़्यादातर हिंदुस्तानी खरीदते हैं वहाँ पे, और उनको अगर वो मसाला $10 का मिला या $11 का मिला या $12 का मिला, उनको अपनी रोटी खानी है तो उनको $1 का खरीदना ही पड़ेगा, उनकी कॉस्ट में फ़र्क पड़ेगा। हिंदुस्तान की कंपनियों में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। जैसे मैं आपको निर्धारित दूँ, सिगरेट होता है, सिगरेट जब टैक्स बढ़ता है सिगरेट के ऊपर, थोड़े समय के लिए आदमी कहता है कि मैं 1 पैकेट की जगह 3 सिगरेट पीऊँगा, फिर बाद में वो 1 पैकेट पे वापस आ जाता है, तो इससे फ़र्क पड़ेगा, पर वो 3 महीने में आएगा। जो अभी इम्पैक्ट हुआ है, आज ही सेबी के चीफ ने कहा है कि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिवैम्प कर रहे हैं कंपनीज के लिस्टिंग के लिए। दूसरा, आरबीआई ने कहा है कि हम मॉनेटरी पॉलिसी को ईजिंग कर रहे हैं ताकि मार्केट में पैसा हो ईजिली, और हो सकता है कि रेट कट करे। अगर वो रेट कट करती है तो वो इन्फ्लेशनरी रहेगा मार्केट के लिए, क्योंकि इस समय मार्केट में ऑलरेडी बहुत पैसा है जो लग रहा है, तो और ईजिंग की इस समय ज़रूरत नहीं है। बट उन्होंने क्योंकि कहा है कि कमोडेटिव पॉलिसी करेंगे, तो हो सकता है वो और रेट कट करें, उससे मार्केट में और पैसा आएगा, और उसकी वजह से जो हमें फॉल देखने को मिला है, मार्केट रिस्पॉन्ड कर रही है। ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ हैं हमारे नियमित श्रोता एसपीएस जैन। जैन साहब, स्वागत, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते। ऐसे मौके पर जबकि एक पर्टिकुलर कंट्री अपनी मनमानी तरह से टैक्स लगा रहा है, इसके संदर्भ में WTO के रेगुलेशंस क्या हैं? बहुत अच्छी बात है। नंबर 2, ऐसे मौके पर जबकि मार्केट इतना वोलेटाइल है, तो जो बेच रहा है शेयर, तो कोई खरीदने वाला भी है, तो जो खरीद रहा है कि उसकी क्या स्ट्रेटेजी है इस समय? बड़ी अच्छी चीज़ें पूछी। पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि ये फीलिंग एक जो बन गई है कि वो लूट रहा है, ये गलत है। क्योंकि जैसे आप और मैं हैं, और आप मैं से सामान कुछ खरीद रहा हूँ और आप मुझे टैक्सेस दे रहे हैं, पर जब आप मुझसे खरीदते हैं तो टैक्सेस नहीं दे रहे हैं, तो ये इक्विटेबल प्लेटफॉर्म नहीं है दोनों के लिए। और वही वो ट्रंप शुरू से बात कर रहा है कि दोनों देशों के लिए इक्विटेबल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। वो ऐसी बात नहीं कर रहा है कि मेरे को ही सिर्फ टैक्स दो, जिसने कम दे रहा है उसको कम है, जिसको ज़्यादा दे रहा है उसको ज़्यादा, उसमें भी 50% वो लगा रहा है। तो इसलिए वो, और जहाँ तक WTO की बात करी है आपने, WTO का जो रोल था, जो पहले होता था, वो बहुत पहले फेल हो गया जब कमलनाथ जी वित्त मंत्री हुआ करते थे और कॉमर्स इंडस्ट्री के मंत्री हुआ करते थे। वो गए WTO मीटिंग के अंदर, उन्होंने पूरे एशिया को, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और उन्होंने कहा कि जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो सब्सिडीज लगा रही हैं बाकी देश, वो गलत हैं और हमसे आपने सब्सिडी कम करा ली। उसकी वजह से जो फॉल आउट हुआ WTO का, उसके बाद से WTO निकल के नहीं आ पाया है। इसलिए ट्रेड टैरिफ के अंदर अभी अमेरिका का जरूर एक ऊपर एज रहता है हमेशा, बट वो यहाँ पे मिसप्ले नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो आपने बात करी, दूसरी जो इन्होंने बात करी थी वो जी, हम आगे बढ़ जाते हैं। लंबा जवाब उन्होंने आपने। Is it the right time for any kind of short covering because हाँ, valuations जो are देखिए, low, जो should you buy right now? बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो बेचते हैं और खरीदते हैं, दोनों को कोई ना कोई तो होता ही है जो खरीद रहा है, बेच रहा है। जो ये स्ट्रैटेजी की बात है, हम क्या स्ट्रैटेजी लगाना चाहते हैं और कितने समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं। जो मार्केट में खरीद रहे होते हैं वो मार्केट टाइमिंग करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चरिंग करते हैं और मार्केट की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, इसलिए वो खरीदते बेचते हैं। और ऐसे टाइम पे भी खरीदते हैं जब मार्केट चढ़ रही होती है, और ऐसे भी खरीदते हैं जब मार्केट गिर रही होती है, बिकॉज उनके पास प्रोजेक्शंस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है इन्फॉर्मेशन की। हमारे साथ कई श्रोता हैं, हम आग्रह करेंगे आपसे, जैसे फरीदाबाद से सुभाष जी और भी श्रोता हैं, आपसे आग्रह करेंगे कि कुछ खबरें, उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे। कुछ देर आप हमारे साथ खबरों को सुन लें।
Let's look at our Sensex and Nifty story now. Benchmark domestic equity indices plunge around 3% today amid escalating trade tensions and mounting recession concerns in the US. In intraday trade, both the indices had registered the biggest one-day fall since June 4 last year, when the Lok Sabha election results were announced. However, they remain more resilient as compared to global peers that witnessed sharper cuts. The 30-share index at the BSE tumbled 2,227 points to close at 73,138. The NSE Nifty plummeted 743 points to settle at 22,162. The broader market indices at the BSE also witnessed selling pressure. Mid-cap index dipped over 3.4% and the small-cap index dropped over 4.1%. In the Sensex pack, barring Hindustan Unilever, which added 0.25%, all other companies ended in negative territory. Among the top laggards, Tata Steel nosedived more than 7.7%, Larsen & Toubro lost over 5.7%, and Tata Motors dipped over 5.5%. In sectoral indices at the BSE, all 21 sectors witnessed selling pressure, intense selling pressure. In the top laggards, metal tanked over 6.2%, realty declined almost 5.7%, and commodities fell over 4.6%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,515 companies declined. 570 advanced and 140 remained unchanged. At the NSE, 18 companies hit their 52-week high, while 645 companies hit their 52-week low. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 61 पैसे कमजोर हुआ है, 85 रुपए 84 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में 102.97 पर चल रहा था। श्रोताओं, हम आपको एशियाई बाजार की भी खबर देते हैं, साथ ही यूरोपीय बाजार की भी। उसके बाद आपसे सीधी बातचीत करेंगे। एशियाई शेयर बाजारों में आज भारी गिरावट हुई है और कई सूचकांक अपने कई वर्षों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं। दुनिया की 2 प्रमुख अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन के बीच जवाबी शुल्क को लेकर तनाव गहराने से कारोबार युद्ध की आशंकाओं को लेकर यह बिकवाली हुई है, विशेषज्ञों का कहना है। गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह टिप्पणी की थी कि आवश्यकता पड़ने पर कभी कभी दवाई लेने की आवश्यकता पड़ती है और वे अपने निर्णय से पीछे नहीं हटेंगे। एशियाई बाजारों में जबरदस्त बिकवाली हुई है। जापान का निक्केई सूचकांक 225 सूचकांक 8.5% नुकसान के साथ बंद हुआ, जबकि हांगकांग के हिंगसेंग में 15.2% की भारी गिरावट हुई। सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स 8% से अधिक घाटे के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 5.9% की गिरावट हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स भी 7.9% गहरे घाटे के साथ बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो वहां भी समाचार तैयार किए जाने तक जबरदस्त बिकवाली दिख रही थी। जर्मनी का डेक्स 4% से अधिक नीचे चल रहा था। फ्रांस की कैक 40 में 4.3% की कमी दिख रही थी और लंदन का FTSE 100 भी 4.1% नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था। अगले कॉलर है सुभाष फ्रॉम फरीदाबाद। सुभाष जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता था, मैंने PPF अकाउंट खुलवाया था जो 15 साल कंप्लीट होने के बाद 2021 में मैंने 5 साल के लिए फर्दर बढ़ाया था। वो 2025 में 4 साल कंप्लीट हो गए सर, मार्च में। अब मुझे सर कुछ पैसे की जरूरत थी तो मैं गया निकालने के लिए, तो मुझे बोल दिया गया कि इसमें 45% पैसा जब निकाल सकते हैं, जबकि मुझे पैसे की ज्यादा जरूरत है। सर, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ सर? देखिए जी, PPF अकाउंट के रूल्स होते हैं, वो आपको एग्जैक्ट पता करना पड़ेगा कितने % निकाल सकते हैं। मेरे विचार में आप ज़्यादा निकाल पाएंगे, बट क्योंकि जो पीरियड आपका 15 साल का है वो पूरा हो चुका है, तो जो 15 साल तक का पीरियड में आपका पैसा आपने जमा कराया था PPF में, उसके ऊपर ऑलमोस्ट 90% तक आपको अलाउड होता है। बट वो आपको बैंक से पता करना पड़ेगा, बिकॉज इनमें रूल्स कभी कभी बैंक में से चेंज होते रहते हैं और सरकार की तरफ से होते हैं। तो इसमें आप एक बार चेक कर लें। बाकी आप ज़्यादातर पैसा उसमें से निकाल सकते हैं, क्योंकि उस 15 साल का आपका पीरियड पहले ख़त्म हो चुका है। अगर 15 साल पहले वाले में होते तो फिर ये रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होती हैं। एक बार आप चेक कर लें, हो सकता है बैंक अधिकारी या किसी और से मिल के चेक कर सकते हैं, आपको मिल सकेगा। बाकी कोई लोन इसके अगेंस्ट नहीं मिलता है, नहीं तो आप अगर FD होती है उसके अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते थे। अमन जी, एशियाई शेयर बाजार की ओर चलना चाहेंगे और यूरोप पर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। दोनों बाजारों में जबरदस्त गिरावट देख रहे हैं। बिल्कुल। इसे शुल्क युद्ध की आशंका गहराना ही हम माने या अन्य कारक? नहीं, मेरे विचार में अभी तो कोई ऐसी नहीं नज़र आ रही है, बिकॉज कोई टिप्पणी भी नहीं आई है किसी देश से कि जो है हम इसको रिटेलिएट करेंगे। उनकी अपनी मीटिंग्स चल रही हैं
और क्योंकि वो इक्विटेबल की बात कर रहे हैं बार बार, तो वो भी अभी इस बात को उठाना नहीं चाहते हैं। पर एक चीज़ और ट्रंप ने जो कही है बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि रोनाल्ड रेगन ने 4 साल अपने निकाले थे, तो मैं 2 साल में क्यों ख़त्म होगा मेरा टर्म, मैं भी 4 साल। ये समझना जरूरी है, रोनाल्ड रेगन ने जो निकाले थे वो वॉर करके निकाले थे, बिकॉज वॉर छिड़ गई थी। हिंदुस्तान में भी जब इमरजेंसी हुई थी, इंदिरा गांधी जी का टर्म एक्सटेंड हो गया था। तो अगर वो इस टाइप की वॉर करना चाहते हैं और ये इंडिकेशन दे रहे हैं तो फिर बात अलग है, तब तो सारी मार्केट्स ही फॉल कर सकती हैं। पर अदरवाइज अगर ऐसा अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है, पर अगर उनके मंशा आ गई है कि मेरे को 2 की जगह 4 टर्म चाहिए और उसके लिए रूल्स चेंज करने हैं, तो फिर ये कहना मुश्किल होगा और फिर ये जो एडमेंसी है अमेरिका की तंग करेगी। So what is the bottoming out of the markets since tenure is going to be extended? The tenure is not getting extended. It is just that the only way he can extend it according to the constitution within the United States also is according to war, like it happened in case of Indira Gandhi. What's going to happen to the markets? No, so markets as of now, they are going to be volatile because the American companies which are listed in these markets are going to see a huge loss in their profits in the next 1 month or so, or next 1 quarter. And we will see more stability coming in because transfer pricing has been a mechanism used by companies in the past to transfer goods and not pay taxes which are legible. And we will see that mechanism come back again. We saw that problem even in India between 2000 and 2010, where government took major actions on this particular transfer pricing mechanism, which was being used by companies in India to transfer at a lower rate. Now, that might be a mode which may be used to bypass this tax framework which is happening. But again, the companies will have to consult their chartered accountants, their CFOs, and make a plan out as to what should they do and what should they not do. I cannot make a suggestion here, but they are going to incur certain losses in the next one month or so. Secondly, as I said, those countries which are looking at monetary policy easing will face the same tune which Europe and US is facing after COVID, which is no control over currency, money supply going out of hand, inflation going out of hand. Next caller is Jitendra from Jaipur. Jitendra ji, a warm welcome to you. सवाल पूछिए please. हाँ, यस सर, जैसे अभी मतलब आपको क्या लग रहा है आगे 2-3 महीना मार्केट और भी डाउन हो सकता है ना? देखिए जी, ये तो कोई नहीं बता सकता कि डाउन होगा या अप होगा, बट जो अंडरस्टैंडिंग है, फंडामेंटल्स की बात करें, हिंदुस्तान में अभी कोई ऐसी चीज नहीं हुई है कि कंपनीज में आया हो या कोई ऐसी चीज हुई हो। जरूर FIIs विड्रॉ कर रहे थे ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर से, और उसकी वजह से हमें फॉल देखने को मिल रहा था, पर अब वो वाला फॉल नहीं चल रहा है। आज जैसे मैंने बताया पहले, कुछ न्यूज आई हैं जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे होता है, पर मेरे विचार में कल आपको थोड़ी रिकवरी दिखाई देनी चाहिए। And before we take our next caller, Shukla from Maharashtra, let's take our third headline story from the central bank. A 3-day meeting of RBI's Monetary Policy Committee, MPC, began in Mumbai today to decide the key benchmark interest rates or repo rates. This meeting is the first monetary policy meeting for the financial year 2025-26, which will determine the outcome of the key lending rates for the central bank, scheduled to be announced on Wednesday. The RBI conducts a monetary policy committee meeting every 2 months, making 6 meetings for a financial year, during which it decides on interest rates based on multiple factors, such as money supply, inflation outlook, and other macroeconomic indicators. In the previous MPC meeting on February 7th, RBI had unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. This was the first rate cut in about 5 years. Let's take Mr. Shukla's call now from Maharashtra. He's been eagerly waiting to speak to our expert. Shukla ji, a warm welcome to you. जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इस समय ट्रेड वार या ट्रेड का जो USA के थ्रू है, तो उससे गोल्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? और WTO अगर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो दूसरा कौन सा कंट्रोल करता है वर्ल्ड का ट्रेड? देखिए जी, पहली बात तो जो गोल्ड का है, प्राइसिंग लंदन स्टॉक एक्सचेंज से होता है और उसका अमेरिका से डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। दूसरी बात, जो हिंदुस्तान में गोल्ड हमें बढ़ावत देखने को मिली है, वो रुपए की गिरावट की वजह से मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गोल्ड इतना ज़्यादा राइज नहीं किया है पिछले 6 महीने में जितना हिंदुस्तान में राइज किया है, और वो क्योंकि रुपये गिरता हुआ नजर आया, 80, 81, 82 से सीधा 88 पे पहुंच गया था, तो इस वजह से 87 पॉइंट समथिंग पे पहुंच गया था। इस वजह से हमें रेट एकदम से, बिकॉज हम वहाँ से प्राइसिंग लेते हैं गोल्ड की, और जो इम्पोर्ट करते हैं वो पूरी दुनिया से खरीदते हैं। हिंदुस्तान जो है विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टर है, 1-2 तिहाई हम इम्पोर्ट करते हैं, फिर थोड़ा स्मगल होकर आता है, तो वो गोल्ड की मार्केट से फ़र्क पड़ रहा है। तो
मेरे विचार में गोल्ड को देखते हुए आपको इस टैरिफ की जो दुर्घटनाएं चल रही हैं या लाई कहें हम चल रही है उसमें नहीं होगा कुछ. In more news, government has decided to increase the excise duty on petrol and diesel by 2 rupees per litre. However, oil marketing companies have clarified that there will be no hike in retail prices of the two petroleum products. Briefing the media in New Delhi, Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has said that the hike in the excise duty will not pass on to the consumers. According to the notification by the Finance Ministry, the excise duty has been raised by 2 rupees on petrol and diesel, which will be effective from tomorrow. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI ने राज्य सरकार के मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान एक नए माइक्रो डेटा पोर्टल का शुभारंभ किया. एक वक्तव्य में मंत्रालय ने इस पोर्टल को आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली में डेटा उपलब्धता, उपयोगकर्ता के अनुभव और उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम बताया. इसमें कहा गया है कि यह पोर्टल पहले के पोर्टल की तकनीकी सीमाओं पर काबू पाने में राष्ट्रीय सर्वेक्षण और आर्थिक जनगणना से संग्रहित व्यापक सांख्यिकी डाटा के लिए एक केंद्रीकृत भंडार के रूप में सेवा देगा. विश्व बैंक प्रौद्योगिकी टीम के सहयोग से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एक आधुनिक मापनीय प्रौद्योगिकी स्टैक को अपनाया है. यह न केवल आधुनिक सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है बल्कि प्रतिक्रियात्मक डिजाइन और डेटा उपलब्धता तंत्र को भी समर्थन देता है. इस अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी की वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि वेबसाइट मंत्रालय की क्षमतावर्धन पहल से संबंधित सूचना की पहुंच को एक ही मंच पर उपलब्ध कराने में सहयोग देगा. In more news from the crude oil market, oil prices extended the downward slide today as escalating trade tensions stoked fears of a recession that would reduce demand for crude. Brent crude was trading over 2% down at $64.21 per barrel. WTI crude was also trading over 2.2% down at $60.59 per barrel when reports last came in. Usually when crude prices fall, it has an impact on inflation because it's carried across goods and services. How is this negative news? You see, first of all, the crude prices have gone down, so it's not gone up. So it's not a negative news. Secondly, crude prices are bought at all crude oil is bought at large chunks. Almost about 98% of our consumption is bought at a fixed price, which is varying between $60 to $65 per barrel. Different countries, different contracts, different periods, varying between 1 year to 3 years now. Earlier, they used to be 5 to 20 years. Now, you see, whatever we buy is only 2% from open market, which is like the Brent or other areas. And this crude comes to our markets only after 3 months or so. So technically, since it's gone down, there was no need for the excise. But since ministry knew some information and they have done it, I think it's in the good interest of the people. And I'm happy they're not transferring these to the people at large at the moment. आइए चलें सर्राफा बाजार में. सर्राफा बाजार में सोना आज नरमी के साथ कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.07% घटकर 88,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. वहीं चांदी 1.73% बढ़कर 89,250 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी. MCX में अंतिम समाचार मिलने तक जून आपूर्ति वाले सोने का मूल्य 0.16% बढ़कर 88,215 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. वहीं मई आपूर्ति वाली चांदी 2.29% बढ़कर 89,208 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी. और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से मंजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. And before we close, a reminder of the headlines. Tariff jitters roil global markets. Major Asian indices hit multi-year lows. European indices trade with deep cuts. Benchmark domestic indices plunge around 3% but manages to hold the edge among global peers. Sensex stumbles over 2,200 points. Nifty closes at 22,162. And RBI's Monetary Policy Committee meeting begins in Mumbai today. The decision to be announced on Wednesday. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.